कक्षा में जो पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें आता है हमारा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भूगोल क्या है, उसकी कितनी शाखाएं हैं, उसमें किसका अध्ययन करते हैं, वो सारी बातें हमने उसमें की थी। आज हम उसी को आगे उसके विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है हंटिंगटन। हंटिंगटन जो भूगोलवेत्ता हैं ये अमेरिका के हैं और इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। उन्होंने ये कहा है कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो 2 भागों में, इसमें पहला आता है भौतिक दशाएं और दूसरा आता है मानवीय दशाएं या मानवीय प्रतिक्रियाएं। तो इन दोनों बातों को कहने वाले कौन है? हंटिंगटन। और यहीं से हमारा परीक्षा की दृष्टि से एक क्वेश्चन बनता है कि हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम कह सकते हैं कि 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आता है भौतिक दशाएं और दूसरा आता है मानवीय क्रिया। तो ये यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन तैयार होता है। लेकिन आगे प्रश्न ये बनता है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताइए या समझाइए, तो हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत, तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा जनसंख्या, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं जनसंख्या का भूगोलिक अध्ययन। जनसंख्या का भूगोलिक अध्ययन, और हम इतना भी लिख सकते हैं जनसंख्या। ठीक है, इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? तो जनसंख्या का जो टॉपिक हमारा आता है इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन से देश में कितनी जनसंख्या है, लिंगानुपात कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, साक्षरता कितनी है, वो सारी बातें हम किस में करेंगे? जनसंख्या में। क्योंकि भारत में सभी जगह या विश्व में भी देखा जाए तो सभी जगह समान रूप से जनसंख्या निवास नहीं करती है, कहीं पर अधिक करती है तो कहीं पर कम करती है। उसी को देखते हुए यहाँ पर हम बताएंगे कि कौन से क्षेत्र में कहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है, उन सभी का जो कि मानव से संबंधित हैं उन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? जनसंख्या के अंतर्गत। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जनसंख्या का जो अधिवास है वो किस प्रकार का है, उसका अध्ययन भी इसी में होता है। जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है या शहरी क्षेत्रों में रहती है, इसकी भी बातें हम यही करेंगे। तो यानी जनसंख्या के अंतर्गत वो सारी बातें जो जनसंख्या से जुड़ी हुई हैं, इसमें साक्षरता, लिंगानुपात, घनत्व, वितरण और उसके साथ साथ वो ग्रामीण है, शहरी है, वो सारी बातें हम किस में करेंगे? जनसंख्या के अंदर। फिर उसके बाद में दूसरा जो विषय वस्तु का जो बिंदु आता है वो आता है प्राकृतिक संसाधन, यानी हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं इसके अंतर्गत हम संसाधन की अगर हम बात करें तो संसाधन आप लोग जानते होंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, क्योंकि 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सब क्लासों में शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधन जो कि हमें प्रकृति ने दिए हैं, इसमें नदी, झरने, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि हमें प्रकृति ने दी हैं। उन सभी संसाधनों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? प्राकृतिक संसाधन में। इसके बाद आता है सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? इसमें हम अध्ययन करेंगे वहाँ के रीति रिवाज, कल्चर, वहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी रीति हैं उन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो किसमें करेंगे? सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। यानी मानव भूगोल है वो संपूर्ण रूप से मानव का अध्ययन करता है, जनसंख्या के रूप में करता है। और जनसंख्या जिन संसाधनों का उपयोग करती हैं, जो भी हमारे चारों तरफ संसाधन हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, जो भी हमारी धार्मिक की बातें हैं, वो सारी उनका सबका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? सांस्कृतिक वातावरण, यानी जो हमारी परंपराएं हैं उन सब का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। इसके बाद चौथा जो बिंदु आता है वातावरण समायोजन, यानी प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक किस प्रकार से हम वातावरण के साथ हमने समायोजन किया है, या हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ का रहन सहन अलग होता है, उसके साथ हमारा जो समायोजन है उन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? वातावरण समायोजन में करते हैं। इसके बाद में अगला आता है कालिक अनुक्रमण। कालिक अनुक्रमण नाम से थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ समय के ऊपर ध्यान रखेंगे। किसके ऊपर ध्यान रखेंगे? समय पर ध्यान रखेंगे। यानी समय के साथ साथ विकास की परिस्थितियों में जो जो परिवर्तन आता है उन सब का अध्ययन हम किसमें करेंगे? कालिक अनुक्रमण। दोबारा सुन लो,
कालिक अनुक्रमण में हम किसका अध्ययन करेंगे कि समय के साथ साथ विकास की परिस्थितियों में परिवर्तन, वो किसमें आता है, कालिक अनुक्रमण। तो ये 6 बिंदु आते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, जिसमें पहला आता है जनसंख्या। और जनसंख्या के अंतर्गत हमने यहाँ पे बात की थी कि इसमें वहाँ की लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण, शहरी, उन सब बातों का अध्ययन करेंगे। वो सारा किसमें आता है, जनसंख्या। आप इतना भी लिख सकते हो जनसंख्या, और पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, जनसंख्या का भूगोलिक अध्ययन। दूसरी बात है प्राकृतिक संसाधन, संसाधन की यानी जो भी हमारे प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण, जिसमें हमने बात की थी धार्मिक रीति रिवाज, उन सब की जो बातें की थी उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। और चौथा आता है वातावरण समायोजन, यानी वातावरण के साथ हम अपने आप को किस प्रकार से ढालते हैं, वो सारी बातें इसमें आती हैं। फिर एक हमने यहाँ पे छोड़ा था दूसरे प्रदेशों से संबंध, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत हम ये भी अध्ययन करते हैं कि हम हमारे पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, जैसे कि भारत के चाइना के साथ, भारत के रशिया के साथ, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं कि उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। ऐसे भी क्या देख सकते हैं, जैसे राजस्थान में हम लोग रहते हैं, राजस्थान से हमारा पंजाब के साथ कैसा संबंध है, हरियाणा से कैसा संबंध है, जो भी हमारे बॉर्डर पे लगते हैं उन राज्यों के या उन देशों के साथ हमारे क्या संबंध हैं, उनका अध्ययन हम इस बिंदु में करते हैं। कालिक अनुक्रमण में हमने बात कर ली कि समय के साथ विकास की परिस्थितियों का अध्ययन, केवल आपको इतना ही ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में आपके बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक नंबर के 2 आ जाए या 2 नंबर का 1 आ जाए, इतने ही आने हैं। तो इसमें एक तो हमने बात की हंटिंगटन के अनुसार विषय क्षेत्र, जिसमें आता है भौतिक दशाएं और मानवीय क्रियाएं। दूसरी बात आती है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताइए, तो उसमें आती है जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, वातावरण समायोजन और दूसरे प्रदेशों से संबंध, और लास्ट आता है आपका कालिक अनुक्रमण। तो ये नाम लिखने पड़ते हैं और उसके अंदर हम अध्ययन किसका करते हैं, हालांकि मैंने आपको बता दिया, लेकिन परीक्षा में इतना डीप आप लोगों के नहीं आएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे हमने बात की थी रेड जेल कहाँ का था, विडाल डी ब्लास कहाँ के थे, उसी प्रकार से हंटिंगटन की अगर हम बात करें तो हंटिंगटन आपके कहाँ के हैं, अमेरिका के। अब परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें पहली बात अगर हम देखें तो इसमें कल जो पीछे वाली क्लास हुई थी हमने उसमें बात की थी कि जैसे रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, शैम्पल के अनुसार क्या है, विडाल डी ब्लास के अनुसार क्या है, डिकेन व पिट्स के अनुसार क्या है, उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। तो या तो 1 नंबर का प्रश्न वहाँ से उठ सकता है, फिर या आपका अगला जो क्वेश्चन उठ सकता है वो ये उठ सकता है कि जितने भी भूगोलवेता हैं उनमें से ये पूछ ले कि किन्हीं 2 फ्रांस के भूगोलवेताओं के नाम लिखिए, किन्हीं अमेरिका के 2 भूगोलवेता के नाम लिखिए, या फिर कोई 2 जर्मन भूगोलवेताओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे 2 भूगोलवेताओं के नाम लिखने होते हैं। हालांकि फ्रांस के जो भूगोलवेता हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से भूगोलवेता हैं जो कि फ्रांस के हैं, और हमने पीछे बात भी की थी कि मैं आपको इनकी एक ट्रिक्स बताऊँगी, उसके द्वारा आप उनको कभी नहीं भूल पाओगे। जिसमें फ्रांस के जो भूगोलवेता हैं उसमें एक तो आता है आपका हमबोल्ट। कौन आता है, हमबोल्ट। इनको 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको याद होगा। अगला है इसमें रीटर, उसके बाद आता है रेडजेल वही है फ्रेडरिक रेडजेल, जिसको अपन ने क्या कहा था, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो रेडजेल को हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि जो मानव भूगोल की अपन बुक पढ़ रहे हैं उनका पूरा जो जनक है वो किसको माना जाता है, रेडजेल को माना जाता है। इसके बाद आते हैं आपके जर्मन भूगोलवेता में भी हमने बात की थी विडाल डी ब्लास के अनुसार। विडाल डी ब्लास जो जर्मन के भूगोलवेता हैं, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा देखना आपको कि ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको जर्मन ध्यान में रखना है और यहाँ पे आपको फ्रांस ध्यान में रखना है। तो जर्मन में हमबोल्ट, रीटर, रेडजेल, और फ्रांस में विडाल डी ब्लास, फेब्रे, डिमाजिया। अमेरिका में आपके आते हैं एलन सैम्पल, ग्रिफिथ टेलर, हंटिंगटन, और ब्रिटेन के आते हैं हर्बर्टसन, मैकेंडर। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको याद कैसे करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जर्मन भूगोलवेताओं की, तो जर्मन भूगोलवेताओं में हम एक ट्रिक्स याद कर सकते हैं, हमारी रेड। एक वर्ड आपको याद रखना है कि हमारी रेड किसके पास है, जर्मन के पास है। तो हम इससे क्या याद करेंगे, हमसे हमबोल्ट,
रीड से रेड जेल, रिटन और रेड से रेड जेल। दोबारा सुन लो, हम से हमबोल्ट, री से रीटर और रेड से रेड जेल। तो हम इसको याद रख सकते हैं, हमारी रेड किसके पास है? जर्मन वालों के पास। इसे अपन याद कर सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और जर्मन भूगोलवेताओं की प्रमुख जो विचारधारा थी वो कौन सी थी? इसको हमने पढ़ा था, जो कि नियतिवाद थी। कौन सी थी? नियतिवाद। और नियतिवाद क्या कहती है? दोबारा से सुन लो, नियतिवाद क्या कहती है? इसमें कौन सर्वे सर्वा है? प्रकृति सर्वे सर्वा है और मानव उसका क्या है? दास है। और दूसरी जो विचारधारा थी वो कौन सी थी? संभववाद। संभववाद जो विचारधारा थी वो किसने दी थी? विडाल डी ब्लास ने दी थी। और विडाल डी ब्लास कहाँ के हैं? फ्रांस के, फेब्रे फ्रांस के, डिमाजिया फ्रांस के। तो यानी संभववादी विचारधारा किस देश की देन है? फ्रांस की। और नियतिवाद जो विचारधारा वो मुख्यतः किसकी देन है? जर्मन की। तो ये दो बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी। इसके बाद अगले जो आते हैं अमेरिका के जो भूगोलवेता। अमेरिका के जो भूगोलवेता है उसमें सबसे पहले आते हैं आपके एलन शैम्पल। एलन शैम्पल में हम लोगों ने बात पहले कर चुके हैं कि इन्होंने क्या बताया था? पृथ्वी को कैसा बताया था? अस्थायी। मानव को क्या बताया था? चंचल। यानी जिसमें चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक जो संबंध हैं उनसे जो परिवर्तन होता है वही क्या है? मानव भूगोल है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि रेड जेल का जो संबंध है वो किससे है? सैंपल का। और रेड जेल के साथ हमने देखा था कि इस रेड जेल की जो शिष्य है वो कौन है? एलन शैम्पल है। तो एलन शैम्पल किसकी शिष्य है? रेड जेल। इसके बाद आते हैं ग्रिफिथ टेलर। इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ग्रिफिथ टेलर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इन्होंने जो बात कही थी वो थी नवनियतिवाद, जिसको अपन ने रुको और जाओ की भी कहा था। यानी इन्होंने क्या बताया था? नियतिवाद और संभववाद दोनों का सम्मिलित रूप। नियतिवाद में तो किसको सर्वे सर्वा? प्रकृति को। और संभववाद में किसको सर्वे सर्वा? मानव को। जबकि टेलर ने उन दोनों को जोड़ा था। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अगला जो आता है वो है हंटिंगटन। हंटिंगटन के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कितने हैं? 2, भौतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। ये भी हमने, यानी अमेरिका के हमने तीनों भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ लिया। फ्रांस के भूगोलवेताओं के नाम आपको मैंने बता दिया। जर्मन के जो भूगोलवेता हैं वो हैं हमबोल्ट, रीटर, रेड जेल। और उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि जर्मन के ट्रिक्स भी अपन याद कर सकते हैं कि हमारी राइट किसके पास है? जर्मन के पास है। इस प्रकार से हम इनको याद भी रख सकते हैं। हम से हमबोल्ट, री से रीटर और रेड से रेड जेल। तो ये आपकी याद करने की एक ट्रिक से बनती है। इसके बाद आपको अमेरिका के जो भूगोलवेता है उनकी भी मैं आपको एक ट्रिक्स बताती हूँ। तो वो क्या है? तो देखो, टेलर कहता है, क्या कहता है? अमेरिका का टेलर कहता है कि आप मेरे को सैंपल ला दो और आप जैसा चाहो वैसा बना दो या हटकर बना दो। तो टेलर कहता है कि टेलर बोलता है सैंपल लाओ या सैंपल लाओ टेलर के पास, हटके बना दूंगा। तो ये बात यहाँ पर अपन याद कर सकते हैं कि टेलर के पास क्या लाओ? सैंपल, और फिर क्या बना दूंगा? हटके बना दूंगा। तो ये हटके जो बात करते हैं वो कौन से देश के करते हैं? अमेरिका के। तो ये अपन याद कर सकते हैं कि अमेरिका क्या कहता है कि सैंपल लाओ टेलर के पास, हटकर बना दूंगा। तो ये आप याद कर सकते हो। इसके बाद आती हैं आपके ब्रिटेन के भूगोलवेता। हालांकि परीक्षा में पूछने के चांस इसके कम हैं और इन तीनों के ज़्यादा हैं। और बार बार इस साल भी आपके इन्हीं में से पूछे गए हैं कि अमेरिका के 2 भूगोलवेताओं के नाम। इस साल जो पेपर हुआ था उसमें भी क्या पूछा है? अमेरिका के भूगोलवेता। ज़्यादातर इन्हीं में से प्रश्न परीक्षा में बार बार उठता है कि जर्मन भूगोलवेताओं के नाम, फ्रांस के भूगोलवेताओं का नाम। एक बात ध्यान रखना बेटा कि जो रेड जेल है आपकी बुक में वहाँ पे गलतियाँ हैं। उसमें ये दे रखा है कि रेड जेल जर्मन के हैं, फ्रांस के भी दिखा रखे हैं। तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि रेड जेल जो है वो फ्रांस के नहीं है बल्कि कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। और बुक में दोनों जगह बता रखा है। इसके बाद ब्रिटेन में आप याद रख लो हर्बर्टसन और मैकिन्डल। लेकिन परीक्षा में इन तीनों को ही बार बार में पूछा जाता है। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने 2 बातें की। कौन कौन सी? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की और उसके साथ साथ प्रमुख भूगोलवेता का संबंध कौन से देश से है, कहाँ से है, वो हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगी कि जैसे हमने भूगोल का अध्ययन किया था और भूगोल को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। इसमें से एक तो क्या था आपका? मानव भूगोल था और एक आपका भौतिक भूगोल था। यहाँ पर अपन बात करेंगे कि मानव भूगोल जो है
इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। यानी सबसे पहले 1930 के दशक में मानव भूगोल को 2 उप शाखाओं में बांट दिया। इसमें क्या थी? एक तो थी आपकी सांस्कृतिक भूगोल और एक थी आपकी आर्थिक भूगोल। तो सबसे पहले इन 2 भागों में बांटा, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव भूगोल की 2 उपशाखा, 4 उपशाखा, तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसकी कई उपशाखाएं हैं, जैसे सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल, यानी इसकी अनलिमिटेड शाखाएं हैं। यानी मानव भूगोल एक ऐसा टॉपिक है जिसका संबंध हर क्षेत्र में आता है। राजनीतिक में भी आता है, सैन्य क्षेत्र में भी आता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी आता है, आर्थिक में, सामाजिक में, हर क्षेत्र में भूगोल का संबंध कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो अब आपके प्रमुख पर्सन कौन कौन से यहाँ पे बने? तो एक तो हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की कितनी शाखाएं? 2। भौतिक दशाएं, मानवीय दशाएं। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, ये 6 पॉइंट्स। 2 भूगोलवेत्ता, जर्मन के 2 भूगोलवेत्ता, फ्रांस के 2 भूगोलवेत्ता, अमेरिका के 2 भूगोलवेत्ता और ब्रिटेन के 2 भूगोलवेत्ता। ये भी हमें ध्यान में होने चाहिए। इसके साथ साथ अगली जो बात आती है वो आती है 1930 के दशक के बाद मानव भूगोल को 2 भागों में बांटा, सांस्कृतिक व आर्थिक। लेकिन इसकी कई उपशाखाएं धीरे धीरे और बढ़ने लग गई, जिसमें राजनीतिक भूगोल है, सैन्य भूगोल है, ये इस प्रकार से अन्य इसके उपशाखाएं आती हैं। तो इसमें आपके परीक्षा की दृष्टि से एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसमें जितना मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया था, 2 प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर के या 2 नंबर का। तो जो बताया है उनसे बाहर नहीं आएगा। और अभी तक जितने भी परीक्षा में आए हैं तो क्वेश्चन उन्हीं से बार बार आए हैं। धन्यवाद।